हेलो एवरीवन, आई होप यू माइट बी एंजॉइंग आवर लेक्चर्स थॉरोली। तो लास्ट क्लास में हमने किया था ऑस्मोटिक प्रेशर के एप्लीकेशंस। उसमें हमने वाटर प्यूरिफिकेशन देखा था, फिर बायोलॉजिकल जो एप्लीकेशंस थे वो भी हमने देखे थे, और उसके पिछले लेक्चर में हमने थ्योरी और पूरे क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा अगला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, भाई देखो, एबनॉर्मल मोलर मास हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें थोड़ी सी एबनॉर्मलिटीज़ होती है। एबनॉर्मलिटीज़ क्या चीज़ में? एबनॉर्मलिटीज़ इन कैलकुलेटेड यानी थियोरेटिकल जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करते हैं उसमें, और प्रैक्टिकल जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू आता है उसमें कुछ डिफरेंस हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं। उस केसेस में जो इन केसेस में जो थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली जो डिफरेंस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं एबनॉर्मलिटीज़ इन मोलर मासेस या एबनॉर्मलिटीज़ इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये एबनॉर्मलिटीज़ भाई आती क्यों हैं। तो देखिए, हमने जैसे कि एक सॉल्यूशन लिया जिसमें हमने सॉल्वेंट डाल दिया, जैसे कि एग्जांपल वाटर हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एज अ सॉल्यूट NaCl हम डाल रहे हैं। NaCl के 2 मोल्स हम डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि NaCl के 2 मोल्स हमने डाले तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समथिंग होगी, लेकिन अगर हम 4 मोल्स डालते तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती। आपको याद होगा कि हमने जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए हैं उसमें हमने बार बार एक ही बात को बताया कि भाई जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पे? डायरेक्टली डिपेंड होते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर कुल मिला के नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स या फिर नंबर ऑफ स्पीसीज पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब हम जानते हैं कि NaCl जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है NaCl। तो जब हम इसे पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा Na+ और Cl- में। इसका अल्फ़ा वैल्यू 1 होगा। अल्फ़ा वैल्यू 1 इसका मतलब क्या है कि NaCl जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। अल्फ़ा जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट है जो आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा है, तो यही वो अल्फ़ा है। तो NaCl जो है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है Na+ और Cl- में। अब आप देखेंगे कि हमने जो कैलकुलेट किया था, हमने मान लीजिए 2 मोल्स NaCl इसमें डाले और हमने डेल्टा T निकाल दिया 0.5 डिग्री सेल्सियस। 0.5 डिग्री सेल्सियस हमने निकाल दिया डेल्टा T। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए हमारे पास 0.5 डिग्री सेल्सियस कहा गया। अब हम जब प्रैक्टिकली, ये आ गया हमारा थियोरेटिकल वैल्यू, फॉर्मूले से हमने लगा दिया, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो देखते हैं भाई डेल्टा T जो है प्रैक्टिकली 1 डिग्री सेल्सियस का आ गया। अब भाई ये क्यों हो गया? अब देखिए मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमने क्या किया था, NaCl के 2 मोल्स यानी कि सॉल्यूट के हमने 2 मोल्स लिए थे, लेकिन पानी में जाने के बाद ये जो है Na+ और Cl- में टूट गया, जिसके कारण अब जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट जो है अब 2 हो गए, डबल हो गए सॉल्यूट। पहले सिर्फ NaCl एक मॉलिक्यूल का 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिए थे, लेकिन पानी में डालने के बाद ये 2 + 2 4 मोल्स हो गए। ये 2 + 2 कितने हो गए? 4 मोल्स हो गए। तो हमने लिया था 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन अब हो गया कितना? 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसी के कारण ये जो डेल्टा टीवी जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा या फिर डिफरेंस आता है। इसी जो डिफरेंस को बोलते हैं हम एबनॉर्मलिटी इन मोलर मासेस या एबनॉर्मलिटी इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आपको एक बात याद होगा कि जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो साइज ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता है भाई। वो साइज ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता। मानता हूँ NaCl बड़ा है Na+ और Cl- के कंपेरिजन में, लेकिन NaCl का साइज़ के ऊपर डिपेंड थोड़ी कर रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, साइज़ ऑफ सॉल्यूट के ऊपर नहीं। इसलिए जब हम सॉल्यूट डाल रहे हैं तो हमने 2 मोल्स ही डाले, लेकिन पानी में जाने के बाद, वाटर में जाने के बाद इसका डिसोसिएशन हो गया 100%, जिसके कारण इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स है वो डबल हो गए। इसलिए हमें प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली डिफरेंस मिलता है क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में देखने में। इसी डिफरेंस इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं एबनॉर्मलिटी इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब आप इस NCERT के पेज नंबर 55 और 56 को पढ़िएगा, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ आ जाएगा। तो अभी हमने देखा था कि डिसोसिएशन के कारण डिसोसिएट हो गए, जैसे NaCl के क्या हो गए, Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो गए। तो डिसोसिएशन के कारण हमारे पास एबनॉर्मलिटीज़ आ रहा था। लेकिन व्हाट अगर हमारे पास डिसोसिएशन की जगह एसोसिएशन हो जाए? जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत बार हमारे केस में जैसे अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल का जो
पूरा का पूरा हम सॉल्यूशन लेते हैं या फिर अल्कोहल का अगर हम मिक्सचर लेते हैं तो अल्कोहल्स में O और H रहते हैं, ऑक्सीजन और H रहते हैं जो कि पोलर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो बंधे हुए भी होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, हम जानते हैं, जिसके कारण उनका क्या होता है, हम जब मिक्स करते तो वो डिसोसिएशन नहीं एसोसिएशन हो जाता है। तो एसोसिएशन के केस में कैसे वेरी करता है, एबनॉर्मलिटीज शो करता है, चलिए देखते हैं। अभी अभी हमने देखा था कि एसोसिएशन के डिसोसिएशन के कारण हमारे पास 2 मोल्स NaCl लिए थे बट वो हो गए 4 मोल्स। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इथाइल अल्कोहल लेते हैं C2H5OH लेते हैं, ठीक है, जब हमने C2H5 एज एन अल्कोहल लिया है तो हम जब C2H5 के साथ मान लीजिए प्रोपेनॉल मिक्स करते हैं C3H7OH, अगर हम इथेनॉल और प्रोपेनॉल को 2 अल्कोहल को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो इनका डिसोसिएशन नहीं होता है भाई, इनका क्या होता है एसोसिएशन। मिक्स करना छोड़ो, अगर हम अलग से सिर्फ C2H5OH को ही अगर हम ले लें किसी कंटेनर में C2H5OH को ले लें तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग O- और H+ के स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH के जो 2 मॉलिक्यूल्स है वो जोड़कर एक हो जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ये ट्राइमराइज भी हो जाते हैं। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि हमने जैसे कि एग्जांपल 4 मोल्स हमने लिया था इथाइल अल्कोहल, 4 मोल्स हमने इथेनॉल लिया था, लेकिन आफ्टर दे आर पुट इन द कंटेनर, जब हम इसे कंटेनर में डालते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये एसोसिएट हो जाते हैं, एसोसिएट हो गए, डाइमराइज हो गए। इसलिए अब ये कैसे बिहेव करे, सिर्फ 1 सॉल्यूट हमने लिया था 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन अब ये हो गए कितने, डाइमराइज होने के कारण 4/2 यानी कि 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए। अब जब हम थ्योरेटिकली निकालते हैं, थ्योरेटिकली हमने 4 मोल्स पुट किया था, 4 मोल्स हमने सॉल्यूट डाला था, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ये 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट के अकॉर्डिंग इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमें देखने को मिलती है। इसी के कारण डिसोसिएशन और एसोसिएशन के कारण हमारे पास एबनॉर्मलिटीज आती है। अब आपको NCERT का ये पेज नंबर 56 आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, आप इसे रीड कर लीजिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ये बताया था कि जो हमारे पास एबनॉर्मल मोलर मास या फिर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसे हम I से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो I है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का I नहीं है भाई, दोनों में अंतर है। तो देखिए ये I क्या है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर इसे हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। देखिए इस टर्म से आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखिए ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड क्या हो गया भाई, कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो हो गए कैलकुलेटेड जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया था। कैलकुलेटेड यानी जो हमने कैलकुलेट किया था, तो कैलकुलेट क्या किया था, थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया था। और ऑब्जर्व्ड यानी कि प्रैक्टिकल वैल्यू। तो इसे हम नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास भी कहते हैं, यानी कि जो नीचे वाला जो मोलर मास है वो हमने जो थ्योरेटिकली मोलर मास हमने अपनी कॉपी में कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चंस में, तो उस केस में जो मोलर मास आता है वो, और ऊपर में जो न्यूमरेटर में रहता है वो प्रैक्टिकली जो हमारे पास आता है, क्या प्रैक्टिकली जो हमारे पास आता है उसका मॉलिक्यूलर मास वो, यानी कि I क्या होता है, फाइनली हमारे पास क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसे हम एक और टर्म में भी देख सकते हैं कि I क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जैसे हमने NaCl लिया था तो इसके कारण इसके अकॉर्डिंग क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, तो आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन ये कितने हो गए थे, 2 हो गए थे, और बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन के कितने थे, 1 थे, तो इसका I वैल्यू हो गया 2 हो गया, ठीक है। और इसी तरह अगर हम डिसोसिएशन की बात करें तो डिसोसिएशन के बाद इसके जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, 2 इथाइल अल्कोहल के केस में, और बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, 1 थे। तो इसी तरह हम इस पर डाल के निकाल सकते हैं। अब हम आते अपने एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला पे। इसी जो हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि अल्फ़ा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम चैप्टर में अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। और यहाँ पे हम एक एन टर्म यूज़ करेंगे, एन टर्म हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स
n हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, जैसे कि NaCl है तो NaCl का डिसोसिएशन के बाद कितना हो गया था, 2 हो गया था एसोसिएशन के बाद, सॉरी, और डिसोसिएशन के बाद NaCl का कितना हो गया था, 2, और एसोसिएशन के बाद इथाइल अल्कोहल का कितना हो गया था, 2 हो गया था उसका भी। तो उसके जो n वैल्यूज़ है वो ये होंगे। और I जो है हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर है, जो हमने I देखा था अभी, वो फिर से बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का I नहीं है, वो वेंट ऑफ फैक्टर है, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके डेरिवेशंस काम के नहीं है, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डेरिवेशन आपको बताऊं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर सेपरेट लेक्चर ज़रूर बना दूंगा। तो हमारे पास आता है डिसोसिएशन और एसोसिएशन के ये 2 फार्मूले, अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन n-1 और अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन 1 अपॉन n-1। यहाँ पे I है वेंट ऑफ फैक्टर। अगर हमारे पास क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल बहुत बार हमें I निकालना पड़ता है, ठीक है, तो I निकालने के लिए हम अल्फ़ा इक्वल्स टू I अपॉन n-1, अल्फ़ा हो गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और n हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, तो हम I उससे निकाल लेते हैं। अब भाई क्वेश्चन आता है कि I हम क्यों निकालते हैं, I का ज़रूरत कहाँ पड़ता है, तो सिर्फ I का ज़रूरत हमें फॉर्मूलेज में पड़ता है। देखिए अगर हमारे पास एसोसिएशन हो रहा है तो हम वहाँ पे 1 अपॉन n रखते हैं और डिसोसिएशन में n रखते हैं, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो हमने अभी तक जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, जैसे कि TB, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M मोलैलिटी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जितने भी हमने फॉर्मूलेस पढ़े, चाहे वो डेल्टा TF था इक्वल्स टू KB इंटू F था, और क्या था, पाई था एक, भाई CRT जिसका फॉर्मूला था। अब क्या करना है, हमें सब के साथ I को मल्टीप्लाई कर देना, I को मल्टीप्लाई कर देना है। ये अल्फ़ा नहीं है भाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। I को हमें मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, अब हम जब भी क्वेश्चंस बनाएं आपको हमेशा याद रखना है, कि अब आप जितने भी क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें आपको डेल्टा TB को KB इंटू M नहीं कि I इंटू KB इंटू M रखना है। आप कभी भी क्वेश्चन बनाएंगे अगर उसमें आपने I का ध्यान नहीं दिया तो आपका क्वेश्चन वो गलत होने का 95% चांसेस है, क्योंकि बहुत बार I का वैल्यू 1 भी होता है तो चल जाता है, लेकिन I का वैल्यू के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट या स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह दिया हुआ है तब तो वो I का वैल्यू 1 होगा ही, ठीक है। और वरना आपको I निकालने के लिए अल्फ़ा दे देगा, या फिर आपको डायरेक्ट I भी दे सकता है, या फिर I आपको फॉर्मूले में सारे डेटा बैठा के आपको निकालना भी पड़ सकता है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चंस में क्या करता है, जनरली डेल्टा TB, KB और M दे दिया रहता है और हमें पूछता है कि K निकालो। K क्या है भाई, इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने डिसोसिएशन पढ़ा था, डिसोसिएशन कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होते हैं ना K, तो K का फॉर्मूला क्या होता था, अल्फ़ा इक्वल्स टू रूट अंडर K/C होता था। आपको याद होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने पढ़ा था। C था कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी, अल्फ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, K था रेट कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू रूट अंडर Ka/C। हमारे पास क्वेश्चन में C दे देता था, KB दे देगा, M दे देगा, डेल्टा TB दे देगा, और आपको पूछा जाएगा कि Ka निकालो। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूलेज में पहले I निकाल लेना है। N के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा तो आप उससे N बैठा लीजिएगा और उससे आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा आ गया, अब अल्फ़ा आ गया तो उससे आप मोलैरिटी में बैठा के K निकाल सकते हैं। ये हमारे जनरल क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके बहुत सारे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आएंगे हमारे सबसे एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जो कि हमारा आखिरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होगा, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मैं फिर से बोलूँगा भाई, जाओ डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, जाके ज्वाइन कर लो। हाँ, आपके बायो वाले टीचर ने भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छोड़े भाई, जाओ उसका फ़ायदा तो उठाओ, ठीक है। थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस।